अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे मिडिल क्लास फैमिली थोड़ी मतलब मिडिल क्लास जो थी सोसाइटी की, फ्रांस सोसाइटी की थर्ड स्टेट हम बोल सकते हैं, तो कैसे उन लोगों में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, दे गॉट एजुकेटेड। उसके बाद उन्हें पता चला कि ये चीज़ें हमारे साथ गलत हो रही थी, अब तक वो लोग फाइट नहीं कर पा रहे थे, बट नाउ दे स्टार्टेड टू फाइट फॉर देयर राइट्स। तो अब हम इधर पढ़ते हैं, they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring a change in the social and economic order। तो उस टाइम पे उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था, लैक था, मतलब उनकी थोड़ी सी नॉलेज में लैक था। उन लोगों को इतना नहीं पता था कि वो अपने राइट्स के लिए सोसाइटी से लड़ सकते हैं, या फिर बड़े जो सोसाइटी के बड़े लोग हैं उनसे वो कह सकते हैं। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम फॉस्फरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन, न्यू आइडियाज़। तो अब इधर हम पढ़ रहे हैं कि अब ये चीज़ें पॉसिबल होने लग गई थी, क्योंकि जो मिडिल क्लास की जो थर्ड स्टेट की हम बात कर रहे हैं वो अब थोड़ा सा फॉस्फरस रिच सोसाइटी में थोड़ा सा आने लग गए थे, वो एजुकेटेड होने लग गए थे, उनके पास आइडियाज़ भी आने लग गए थे। 18th सेंचुरी विटनेस द एमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, सोशल ग्रुप्स आने लगे मिडिल क्लास से, जिन्होंने काफ़ी अच्छा वेल्थ कमाया। कैसे कमाया, उन्होंने अपने ओवरसीज ट्रेड से कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करके, लाइक वुलन, सिल्क, टेक्सटाइल्स और ऐसी चीज़ें उन्होंने सेल करके, मैन्युफैक्चर करके, ओवरसी ट्रेड से उन्होंने थोड़ा पैसा कमाया। नाउ दे अर्न देयर वेल्थ थ्रू एंड एक्सपैंडिंग द ओवरसीज ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स एंड ऑल। ओके, नाउ इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड द मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशन सच एज लॉयर्स। अब इतना ही नहीं, लोग थोड़ा एजुकेटेड भी हो गए थे, तो वो लोग लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स जो कि पहले नहीं होते थे थर्ड स्टेट मेंबर्स, उन्होंने अब इसमें भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। ऑल ऑफ दीज वो एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप ऑफ अ सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। और सबने ये चीज़ इंश्योर करने की सोची, ट्राई किया कि मतलब जो प्रिविलेजेस मिलते हैं ना सोसाइटी में, वो कभी भी बर्थ पे बेस नहीं होने चाहिए। रादर वो कोई कैसी भी कास्ट से बिलोंग करें, आई मीन लो या फिर हाई कास्ट, रादर अ पर्सन सोशल पोजिशन, इधर ये चीज़ आ गई है, सोशल पोजिशन पे वो चीज़ें डिपेंड नहीं करनी चाहिए। दीज आइडियाज़ एंड विसेजेस अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। तो अब ये सारी चीज़ें, फ़िलासफ़र हैं, हम 3 फ़िलासफ़र्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है जॉन लॉक। इन्होंने क्या बोला था कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन मतलब ये जो बड़े लोग हैं, ये लोग तो आराम से मज़े कर रहे हैं, लोगों के प्रिविलेजेस हैं काफ़ी सारे, लाइक फ्यूडल ड्यूज एंड ऑल, और जो थर्ड स्टेट हैं, जो थोड़े से रिच नहीं हैं, थोड़े पुअर हैं, उन लोगों के ये लोग मज़े ले रहे हैं। तो ये चीज़ें उसने किस में बताई, उन्होंने किस में बताई, टू ट्रेस्टिसेस ऑफ गवर्नमेंट में। दिस वॉज अ बुक रिटन बाय द जॉन लॉक। एंड उन्होंने बोला कि जो एब्सोल्यूट पावर है मोनार्क के पास, ये चीज़ें भी अब ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि अब वो थोड़े एजुकेटेड हो गए थे, उन्हें ये चीज़ें पता लगने लग गई थी। अब हम पढ़ेंगे फ़िलासफ़र रॉसी के बारे में। उन्होंने इस आइडिया को आगे बढ़ाया कि क्यों ना हम गवर्नमेंट को इलेक्ट करें, सोसाइटी जब कंट्रीब्यूशन दे अपना वोटिंग करके, तो इस टाइप से जो है गवर्नमेंट इलेक्ट होगी। तो ये चीज़, मतलब ये आइडिया उन्होंने दिया। अब हम थर्ड फिलोसफर के बारे में पढ़ेंगे, मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने एक बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस बुक में उन्होंने आइडिया दिया अगेन कि जो डिवीज़न है पावर का, मतलब गवर्नमेंट की पावर का, उसको 3 उसमें पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो हमारे अभी चलता आ रहा है। तो ये चीज़ जो है सबको बहुत अच्छी लगी, यूएसए ने, और सब ने इस चीज़ को फॉलो किया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ें जो है लिखी गई थी। द मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू द फोर्स इन द यूएसए, और ये चीज़ें यूएसए में भी लिखी गई थी। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट गारंटीज ऑफ इंडिविजुअल राइट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। तो जो अमेरिकन का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी ये चीज़ें दी गई थी कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। The ideas of these philosophers were discussed intensively in saloons, coffee houses, spread among people through books and newspapers, writing shows मतलब।
तो ये जो आइडिया था फिलोसफर्स के, ये जो आइडियाज़ थे इन फिलोसफर्स ने जो दिए थे सोसाइटी को, तो ये काफ़ी दूर दूर तक स्प्रेड हो गए। सलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में, लोग न्यूज़पेपर में भी यही देखा करते थे, बुक्स में। These were frequently read alone in the group for the benefit of those who could not read and write। और ये ग्रुप्स में भी लोग कुछ पढ़ दिया करते थे जिससे कि जो रीड नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, वो लोग भी ये चीज़ सुन पाएँ। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges। मतलब ये जब न्यूज़ आई कि जो लुइस 16 है वो टैक्सेस बढ़ाएंगे, तो लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने प्रोटेस्ट किए सिस्टम के अगेंस्ट कि जो सेकेंड और फर्स्ट स्टेट है वो लोग तो प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं एंड दे यूज टू पे इट। Now the outbreak of the revolution, this is a very important topic of this chapter, the French Revolution। तो हम इसको एक एक लाइन करके कंप्लीट करेंगे। Louis XVI had to increase taxes for the reasons you have learned in the previous section। तो ये reasons हमने जान ही लिए थे पहले सेक्शन में कि क्यों उन्हें Louis XVI को टैक्सेस को इंक्रीज करना पड़ा, what was the reason। How do you think he could have gone about doing this? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone। तो देखो इसमें बोल रहे हैं कि जो फ्रांस है उसमें मोनार्क सिर्फ अकेले जो है वो डिसीजन नहीं ले सकते। उधर रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, एक मीटिंग बुलानी पड़ती है स्टेट जनरल की, जिसमें तीनों ही स्टेट जो होते हैं वो गैदर होते हैं, दे टेक द डिसीजन, मतलब वोटिंग करके वो डिसीजन लेते हैं उसमें। The Estate General was a political body, here we are, the Estate General was a political body to which the three states sent their representatives। However, the monarch alone could decide when to call a meeting। सिर्फ जो मोनार्क अलोन कर सकता है वो इतनी सी चीज़ है कि वो कब मीटिंग बुलानी है ये चीज़ वो डिसाइड कर सकते हैं। उनके हाथ में ये इतनी पावर है, बस वो कोई डिसीजन अकेले नहीं ले सकते। द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614। On 5 May 1989, Louis XVI called together an assembly of Estate General to pass proposal for new taxes। अब लुइस 16 ने 5 मई 1789 को एक वापस असेंबली बुलाई स्टेट जनरल्स की, और उसमें क्या करना था, उन्हें टैक्सेस के बारे में ही कुछ डिस्कशन करना था। अ रेस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्सलीज was prepared to house the delegates। The resplendent hall in Versailles was prepared to house the delegates। तो जो resplendent means attractive, वेल कलर्ड, फैसिनेटिंग जो हॉल था वर्सलीज का, उसे प्रिपेयर किया गया। डेलीगेट्स मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे हर ई स्टेट के, फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट और थर्ड ई स्टेट के, तो उन्हें होस्ट करने के लिए वो उसे प्रिपेयर किया गया था। वो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव फैसिनेटिंग जो हॉल था। द फर्स्ट एंड द सेकेंड ई स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। जो फर्स्ट और सेकेंड ई स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो 300 फर्स्ट के थे और 300 ही सेकेंड के थे, जिन्हें आराम से उन्हें चेयर्स पे रोज़ में बैठा दिया गया था। बट दूसरी साइड अगर हम देखें तो जो थर्ड ई स्टेट के मेंबर्स थे 600 मेंबर्स थे, ज़्यादा थे फर्स्ट और सेकेंड ई स्टेट के, मतलब वैसे अगर दोनों का मिक्स करो तो बराबर थे, और वैसे इंडिविजुअल का देखो तो ज़्यादा थे दोनों से। तो जो 600 मेंबर्स थे जो थर्ड ई स्टेट के आए थे असेंबली अटेंड करने के लिए, उन्होंने साइड में खड़ा करा, और जो फर्स्ट ई स्टेट और सेकंड ई स्टेट के जो पीपल थे उन लोगों को उन्होंने आराम से रोज़ में सिटिंग अरेंजमेंट करके उन्हें बैठा दिया गया। द थर्ड ई स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेटेड बाय इट्स मोर फॉस्फरस एजुकेटेड मेंबर्स। और जो थर्ड ई स्टेट थे उसे किससे रिप्रेजेंट किया था, अच्छे एजुकेटेड फॉस्फरस रिच पीपल से जो थे। Peasants, artisans and women were denied entry to the assembly। और ऐसा नहीं है सारे लोग जो थे अलाउड थे थर्ड ई स्टेट के, पीजेंट्स, आर्टिशंस, वुमेन्स तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं थी, तो इक्वलिटी तो थी ही नहीं। However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them। और ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती थी कि क्या डिमांड्स है, तो 40,000 लेटर्स में वो चीज़ें लिखी गई थी। Voting in the Estate General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote। अब क्या था, इधर ध्यान से हम देखेंगे कि जो Estate General की जो मीटिंग थी उसमें किस हिसाब से जो वोटिंग राइट था वो कैसे था। देखिए
एक ई स्टेट का 1 वोट था। अब क्या होगा कि जब 1 ई स्टेट का 1 वोट होगा तो कोई भी डिसीजन लेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट तो हमेशा हाँ ही करेंगे, क्योंकि उन दोनों के अगर टैक्सेस का इस टाइम पे काम था कि हम अपन ने पढ़ा था कि ये जो मीटिंग थी वो टैक्सेस को इंक्रीज़ करने के लिए ही बुलाई गई थी, तो फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट तो हाँ ही बोलेंगे, तो 2 ई स्टेट हो गए ना, ईच ई स्टेट 1 वोट है, तो 2 ई स्टेट उनके 2 वोट हो गए, और थर्ड ई स्टेट जो है उनका 1 ही हुआ वोट, राइट, अंडरस्टूड। दिस टाइम टू लुइस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। अब लुइस 16 को क्या था कि नहीं, इस टाइम भी वही परंपरा चलाई जाएगी कि 1 ई स्टेट 1 वोट ही होगा, क्योंकि पिछली बार जो प्रीवियस मीटिंग थी ईस्ट जनरल की उसमें यही हुआ था। But members of the third estate this time they demanded the voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have 1 vote. अब उन्होंने डिमांड की कि भाई कब तक ये चीज़ें सहते जाएंगे, राइट। तो उन्होंने बोला कि हमें 1 वोट 1 मेंबर ही चाहिए, जिससे कि कोई भी पार्शलिटी ना हो, जो जितने इक्वलिटी हो जाएगी, लाइक 600 मेंबर्स उनके हैं तो 600 मेंबर्स दोनों स्टेट के मिला के उनके हैं, तो 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट के हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई भी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, 1 मेंबर 1 वोट करिए, rather than doing 1 ई स्टेट 1 मेंबर, राइट। तो उसमें तो उनकी 2 ई स्टेट्स जाएंगी और इसमें 1 ई स्टेट ही रहेगा, थर्ड ई स्टेट वालों का तो कोई साथ नहीं दे पाएगा ना। This was one of the democratic principles put forward by the philosophers like Rossi in his book. और ये चीज़ें रॉसी ने, लाइक काफ़ी philosophers ने अपनी बुक में लिखी थी। रॉसी की जो बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उन्होंने ये चीज़ मेंशन की थी। When the king rejected this proposal, जब लोगों ने बोला कि 1 वोट 1 मेंबर करो, तो जब किंग ने रिजेक्ट कर दिया तो सारे थर्ड स्टेट के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, असेंबली से वो बाहर चले गए, दे प्रोटेस्टेड। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोक्स पर्सन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। सी थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे दे वर मोर इन द नंबर रादर देन मोर देन फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, राइट। तो वो पूरे नेशन रिप्रेजेंट कर रहे थे। On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles. वो टेनिस कोर्ट में गैदर्ड हुए, 20 जून की बात है। I'm just highlighting it. They declared themselves as a national assembly, और वो जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया एज अ नेशनल असेंबली। They swore not to dispose till they had drafted a constitution, और उन्होंने बोला कि हम जब तक इधर से नहीं हटेंगे जब तक ड्राफ्ट नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट नहीं हो जाता। फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, और कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कि जिसमें जो मोनार्क है उसकी पावर जो है थोड़ी कम हो जाए, लिमिट हो जाए, क्योंकि अभी तो जो किंग चाह रहा है वो चीज़ें हो रही है, जैसे कि हमने देख लिया है। दे वर लेड बाय मिराबी एंड अबीसीज। अब ये जो है वो लीडर्स हैं नेशनल असेंबली के, राइट। दीज आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दीज, ओके। मीराबाई वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली। मीराबाई जो थी वो नोबल फैमिली के थे, बट उनको पता था कि जो सोसाइटी की जो नीड्स है, मतलब उन्होंने सच का साथ दिया, ये बात है। He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles, और उन्होंने कुछ स्पीचेस भी डिलीवर की, और ये मतलब नोबल फैमिली से थे, बट इन्होंने सोसाइटी की जो चीज़ें थी, नियम कायदे थे, उन्हें सही करने की कोशिश की, रादर देन डिस्ट्रॉइंग द मतलब द व्हाट वी से राइट ऑफ द पीपल, कॉमन पीपल है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके राइट्स जो है वो हम लोग डिस्ट्रॉय करते। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो नोबल फैमिली के लीडर्स थे उन्होंने थोड़ा सा चीज़ों को समझा।